नमस्कार दोस्तों। लूसेंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। जो बिहार में मगध राज्य तत्कालीन समय में सर्वशक्तिशाली राज्य था, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में ईसा पूर्व में बैठा। हमारे इतिहास में दो नाम हैं, बिम्बिसार और बिंदुसार। बिम्बिसार हर्यक वंश से संबंधित था और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था, जो कि अशोक के पिता थे। और हर्यक वंश की संस्थापक बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडुंग रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेट्टक की पुत्री चेलना से और मध्य प्रदेश की राजकुमारी अक्षेमा से शादी की। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। इस प्रकार हमने देखा हर्यक वंश का पूरा इतिहास क्या है। और नागदशक को उसके अमात्य जो मंत्री था शिशुनाग, उसने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जो शिशुनाग का पुत्र था। उसने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। और शिशुनाग के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। अगर आप क्रम देखें, पहला आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश और फिर आया मौर्य वंश। अगर हम देखें, पहला आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश और फिर आया मौर्य वंश। हसी नमो। अगर आप इसका ट्रिक बनाएं, हसी नमो, हसी नमो, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। HSNM। आप याद रख सकते हैं कि कालक्रम क्या क्या था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में कुछ पॉइंट। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और सिकंदर के
पिता का नाम था फिलिप, और फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकुदुनिया का शासक बना और उसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया और सिकंदर के सेनापति का नाम सेलेकुस निकेटर था। सेलेकुस निकेटर सिकंदर के चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ा और जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं। अगर आता है कि हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ बीच में लड़ा गया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। किस नदी को पार करने से मना कर दिया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर सथल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबुलेन में मात्र 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। अगर जो हम इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है वो है मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना नंदवंश के बाद हुई थी। हमने पढ़ा था अभी हासी नमो, नंदवंश के बाद। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते थे, इसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीति से था। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेला गोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेलेकुस निकेटर को हराया था। ये सिकंदर का सेनापति था। और सेलेकुस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। हार के कारण युद्ध की संधि के शर्त के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलेकुस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलेकुस के बीच युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? एपियानस में। प्लूटारक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलेकुस को कितने हाथी उपहार दिए? 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवणबेला गोला में उपवास द्वारा हुई थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है बिंदुसार, जो अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात, जिसको कहते हैं शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स को भेजा था। डाइमेक्स किस दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा है, जो राजदूत के रूप में आए थे। और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसका उत्तराधिकारी डाइमेक्स था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने में बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था। हमारा महत्वपूर्ण शासक है मौर्य वंश का अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र भी था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी था और इतिहास में सबसे महान शासकों में गिना जाने वाला एक शासक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 में गद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जर अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया हुआ है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, पुराणों में अशोकवर्धन कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 269 में उसका राज्याभिषेक हो गया, और 8वें वर्ष मतलब 261 में उसको कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। लेकिन उसका जो मन था साम्राज्य विस्तार का वो चेंज हो गया और धर्म को अपनाया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। मतलब अगर याद आता है, डियानीशियस हमने पहले ही पढ़ा है, किसके दरबार में आया, अशोक के दरबार में आया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बारबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया। इन 4 गुफा का नाम है करज, चौपार, सुदामा, विसो, झोपड़ी। अगर क्वेश्चन आता है कि इतिहास में करज, चौपार, सुदामा और विसो झोपड़ी का जिक्र है, ये क्या है, ये है अशोक द्वारा दान में दी गई गुफा। अशोक के पुत्र का नाम था दशरथ, उसने आजीविकों को नागार्जुन की गुफाएं दी हैं। याद रखना है कि जो ये 4 गुफाएं करज, चौपार, सुदामा, विसो, झोपड़ी, ये अशोक ने दी थी। और ये जो नागार्जुन की गुफा है ये किसने दी थी, अशोक के पुत्र मतलब पोते दशरथ ने आजीविकों को दान में दी थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, शतमलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पोद्रेट्टी पेंथलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी थी, 100। अशोक के शिलालेख अभिलेख को पढ़ने की सफलता सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा भी की गई थी। ये यूपीएससी प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर में आया भी हुआ है। अशोक के शिलालेख क्या है, उसमें किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की थी। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में क्या है, इसमें राज अधिकारी को आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा करेंगे और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में क्या किया है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में क्या किया गया है, 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में क्या मिलता है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वें शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की हित करें और रक्षा करेंगे। और दूसरे अभिलेख में क्या था, पशु और मनुष्य की चिकित्सा का। और तीसरे शिलालेख में क्या था कि हर जो अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि वो हर 5वें वर्ष दौरा करेंगे और समाज में धर्म का प्रचार करेंगे तथा और जो लोगों की समस्या उसके बारे में वो जानेंगे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की थी। 11वें शिला में धम्म की व्याख्या की थी। और 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। और 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। और 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात जो हृदय परिवर्तन हुआ उसका जिक्र है। 14वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के 7 शतम लेखों की संख्या कितनी है, 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों पर है। प्रयाग शतम लेख कौशाम्बी में स्थित है। दिल्ली टोपारा और दिल्ली मेरठ, इनको फिरोज शाह तुगलक टोपारा से दिल्ली लाया गया। और जो दिल्ली मेरठ है इसको मेरठ में स्थित है, यह फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, लोरिया, अरेराज, नंदगढ़, ये तीनों बिहार में है। रामपुरवा, लोरिया, अरेराज और लोरिया नंदगढ़ तीनों बिहार में है।
और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा शतमलेख कौन सा है? रूमी देई का शतमलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे छोटा कौन सा है? रूमी देई। सबसे लंबा 7वां अभिलेख है। और कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। ग्रीक और अरमाई भाषा से लिखे हुए शतमलेख कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में। खरोष्टी भाषा से लिखे हुए अभिलेख कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। और शेष भारत में जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते हैं। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 18 है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। चर किसको कहा जाता था? जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री क्या थे? एक प्रधानमंत्री का कार्य करते थे। पुरोहित क्या थे? धर्म और दान विभाग का प्रधान थे। सेनापति सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था। युवराज राजा का पुत्र था। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक था। अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। समाहर्ता, इनमें कन्फ्यूजन रहता है समाहर्ता और सन्निधाता में। समाहर्ता आय को इकट्ठा करता था और सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। इकट्ठा करने वाला कौन था? समाहर्ता। और जो कोष बन चुका राज्य के उसका अध्यक्ष कौन था? सन्निधाता। इकट्ठा उगाने वाला, इकट्ठा करने वाला समाहर्ता सबसे हरण करता था। और सन्निधाता क्या था? उस कोष का एक दाता था, मतलब अध्यक्ष था। प्रशासता जेल का अध्यक्ष को कहते हैं। परद्रेष्टि कमिश्नर होता था। पौर क्या था? नगर का कोतवाल। व्यवहारिक क्या था? मुख्य न्यायाधीश। नायक क्या था? नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक क्या था? उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल कौन होता था? दुर्ग रक्षक। और द्वारिक था राजकीय द्वार का रक्षक। अंतपाल कौन था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। हमारा नेक्स्ट है, जो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कितनी संख्या थी? 5। प्रांतों को चक्कर कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसके मुखिया क्या थे? ग्रामिक थे। नेक्स्ट हमारा, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप कौन सा कितने ग्रामों का शासन संभालता था? 10 ग्रामों का। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुए? 5। 6 समितियों में अलग अलग कार्य दिए हुए हैं, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रथम समिति में उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति में जन्म मरण का विवरण रखना। चौथी समिति में व्यापार वाणिज्य की देखभाल करना। 5वीं समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। 6ठी समिति में बिक्री कर वसूल करना। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और वो कर बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी, 8,000 रथ। प्लूटारक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला।
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। जो सैन्य समिति थी इसमें भी 6 उप समितियाँ होती थी। जल सेना की व्यवस्था करने वाली समिति, यातायात और रसद की व्यवस्था रखने वाली समिति, पैदल सैनिकों की देखरेख करने वाली समिति, अश्वारोही की सेना की देखरेख करने वाली, गज सेना की देखरेख करने वाली और रथ सेना की देखरेख करने वाली। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सरप नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और जिस भूमि पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी उसको अदेव मातृक कहा जाता था। अदेव मातृक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को पाने वाली को रूपाजीवी कहलाती थी, जो स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाती थी। नंदवंश के विनाश को करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर था, जिसको शुंग वंश जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य के बाद आएगा पुष्यमित्र शुंग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश। HSNM। मौर्य के बाद आएगा शुंग वंश, जो ब्राह्मण साम्राज्य था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। बरहुत का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। और पतंजलि ने क्या करा था? इसके लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना करी? कण्व वंश की स्थापना करी। शुंग के बाद कौन सा वंश आ गया? कण्व। कण्व का अंतिम राजा सुशर्मा था और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र शासकों में अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। अगर आपको याद रखना है कि मौर्य के बाद क्या आया? शुंग वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश। क्या आया? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद आया सातवाहन वंश। अगर याद रखना है HSNM। हिसु नमो SKS। हिसु नमो SKS। शुंग कण्व सातवाहन। शुंग कण्व सातवाहन। ये वैसे ट्रिक है। सातवाहन के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक। सप्तशतक के लेखक कौन है? हाल। और गुणाढ्य ने वृत्त कथा नामक पुस्तकों की रचना की। वृत्त कथा पुस्तक की रचना किसने करी? गुणाढ्य ने। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, शीशा, कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने आरंभ करी? सातवाहन शासकों ने आरंभ की। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी। ये HCS में भी आया हुआ है। सातवाहनों की भाषा प्राकृतक थी और लिपि ब्राह्मण थी। HCS हरियाणा सिविल सर्जन में अभी लास्ट टाइम सिर्फ 2-3 महीने पहले ही आया है। सातवाहनों की भाषा प्राकृतक थी।
और ऑप्शन में तेलुगु भी दिए हुआ था। ज़्यादा स्मार्ट बनने वाला बाहर। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ, कारले का चैत्य, अजंता लोरा की गुफाएं का निर्माण और अमरावती कला का विकास। वेरी इंपॉर्टेंट अमरावती, मथुरा कला, गंधार कला और अमरावती कला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल और मेंस के दृष्टि इम्पोर्टेंट है। सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासकों दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत में जो आक्रमण करने वाले हैं, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। याद रखना आपको, हिंदू, यूनानी, शक, कालक्रम भी पूछ सकते हैं। हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाया। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटिअल्किडस, हर्मिकस। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। हिंदू, यूनानी था बैक्टीरिया, इसके कौन सा शासक था? डेमेट्रियस। हिंदू, यूनानी के बाद शक, फिर आया पल्लव, फिर आया कुषाण। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साक्कुल को अपनी राजधानी बनाया और इसे ही हिंदू यूनानी और बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साक्कल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, जिसको आधुनिक टाइम में सियालकोट कहा जाता है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इम्पोर्टेंट है, देखो आपको मैं बताता हूँ। मिनांडर को मिलिंद पनोह कहा जाता है, मिलिंद पनोह। और नागसेन को ही नागार्जुन कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि मिलिंद पनोह किस किस के बीच में वाद विवाद है। ये मिलिंद के प्रसंग है, जिसको हम मिनांडर कहते हैं, और नागसेन या नागार्जुन के उत्तर हैं, जिसको मिलिंद पनोह पुस्तक में वर्णित है। हिंदू यूनानी भारत के प्रथम शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला शैली से हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है हिंदू यूनानी के बाद शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिम भारत में और 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन पर स्थापित थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज के लिए भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसमें विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमी संवत किसके द्वारा चलाया गया था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, उसने शकों को पराजित किया और विक्रमी संवत सुचारू रूप चलाया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में अगर पूछ लेते हैं कि विक्रमी संवत किस उपलक्ष्य में चलाया था, तो इसको कह सकते हैं हम शकों की पर विजय की प्राप्त करने के बाद एक जो स्थानीय राजा था उज्जैन का, उसने विक्रमी संवत चलाया। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और वर्तमान में भारत के इतिहास में 14 राजा ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य शासक हुए। शकों की अनेक शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे वर्ष शासन किया। जो दक्षिण भारत में शकों ने शाखा स्थापित की थी, उसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी हुए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग में हुआ। इसने कठियावाड़ा की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील
का जीर्णोद्धार किया। रुद्रधामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, जिसने एक गिरनार अभिलेख भी लिखे थे संस्कृत में। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा, गिरनार अभिलेख। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे और संस्कृत में अभिलेख किसने लिखा? रुद्रधामन ने, जो कि शकों का सबसे प्रतापी राजा था। भारत में शक राजा अपने को अक्षत्रप कहते थे। शक के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद कुषाण आए, पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची तोकरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण के संस्थापक कौन था? वंश का कुजुल कैडफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। उनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 38 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया था, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व में आया था, जो कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों पर विजय के कारण प्राप्त के कारण चलाया था। और शक संवत आया था 38 ईसा पूर्व में, कनिष्क ने चलाया था, जिसे आज वर्तमान में शक संवत ही यूज किया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संधि थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की दीक्षा में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासक ने भारी संख्या में सोने की मुद्रा जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभास सूत्र की रचनाकार विसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। महाविभास सूत्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने। कनिष्क के राजकवि अशोक घोष ने बौद्धों का रामायण भूचरित की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, और इसी पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अगर क्वेश्चन आता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण थे। रेशम की तकनीक का आविष्कार कहाँ सबसे पहले? चीन में हुआ। आज हमने कुछ पॉइंट टॉपिक किए हैं लूसेंट हिस्ट्री के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट लिखें, ताकि आप मेरे साथ अपनी तैयारी में भागीदार और सहयोगी बन सकें। धन्यवाद दोस्तों।